नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम एक ज्वलंत विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हालांकि सामान्यतः मैं ऐसे विषय पर वीडियो थोड़ा सा कम बनाता हूँ कि अभी जब कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें थोड़ा सा एक अंतराल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अंतराल के लिए क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, तो परीक्षा की तैयारी को लेकर मुझे लगता है कि मेरी जो तैयारी कैसे करें नामक प्ले लिस्ट है उसमें वीडियो काफ़ी हैं, लेकिन कई बार ऐसे फोन आ चुके हैं दो चार, तो मैं भी मेरे डोल के अनुसार बातें कुछ बता देता हूँ। जब तक आरपीएससी की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती, तब तक का जो अंतराल है वो असल में बहुत सारे विद्यार्थियों को उलझन में डाल देता है। और कई सारे विद्यार्थी इस प्रकार से कहते हैं कि क्या रणनीति अपनाई जाए और क्या नहीं अपनाई जाए। जो बिल्कुल नए विद्यार्थी है वो तो पिछले वीडियो देखें, तो पिछले वीडियो में परीक्षा की तैयारी को लेकर, पाठ्य सामग्री को लेकर काफी बातें हो चुकी है, वो अपने रिपीट नहीं करेंगे। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको एक, मुझे लगता है कि मेरे मतानुसार क्या प्लान करना चाहिए उसके ऊपर अपने बातचीत करेंगे। दो चार बातें मैं नोट करके लाया हूं जो मुझे लगता है कि हो सकती है। एक तो ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो पहले से जो नोट्स अब तक तैयार कर चुके हैं, क्योंकि ये परीक्षा अक्टूबर में संभावित होनी थी और अक्टूबर में संभावित होनी थी, तो मुझे लगता है कि 90 दिन की रणनीति को लेकर हमने एक बात की थी, तो उसके हिसाब से नोट्स बन गए होंगे। अब अगले स्टेप पे बात की जा सकती है। जिनके नोट्स नहीं बने हैं फिर वो पिछले वीडियो को देखें, उसके हिसाब से काम करें। अब जो लगभग मैं मानता हूं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगर ये 3 महीने का समय माने, एक बात तो ये हो सकती है कि नवंबर में पेपर हो जाए। मैं तो कुछ इस बारे में कहूंगा नहीं, आरपीएस से ही अधिकृत है, तब तो कोई रणनीति ही नहीं है। अगर हम मान के चलें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का समय है और लगभग जनवरी के मध्य में या फरवरी में एग्जाम हो, तो हम मान के चलेंगे मिनिमम 100 दिन हमारे पास है। और उन 100 दिनों में कैसे काम किया जा सकता है, कुछ चीजों से कैसे सावधानी की जा सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने काम पर भी ध्यान दें और साथ में थोड़ा सा इसमें भी समय लगाएं। ऐसे समय में जो सबसे ज्यादा एनर्जी बर्बाद करते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन 100 दिनों में आप कोशिश करें कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों से, ऐसे ऐसे जो समूह है या टेलीग्राम चैनल है, चाहे मेरे जैसे लोग यूट्यूब पर भी बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहे। जरूरत के अनुसार जाएं, अपनी जरूरत के अनुसार जाएं, इसे हैबिट नहीं बनाएं। तो फिर रोजाना 1 घंटे यूट्यूब देखना ही देखना है, व्हाट्सएप में प्रश्न डाल दिया, फिर एक प्रश्न को लेकर स्क्रोलिंग चल रही है, उसके उत्तर प्रश्न दिए जा रहे हैं। मैं इसके हमेशा कभी भी इसके पक्ष में मैं नहीं रहा। एक पुस्तक हम बैठते हैं और गहन तैयारी हम करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे किसी किताब पर हम बैठते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि इतना ही समय मिल पाता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो समय ही इतना मिल पाता है, और वही व्हाट्सएप ग्रुप में निकाल देंगे तो काम काफी खराब हो जाता है। तो संभवतः कोशिश करें कि आप जो इस प्रकार के अड्डे बने हुए हैं उनसे आप दूर रहें। चाहे मैं मेरे यूट्यूब चैनल की बात कर दूं, तो मुझे लगता है जरूर तो वो देखें। अब जैसे मैंने शुरुआत में कह दिया कि मैं क्या बात करूंगा, तो वो फिर यहाँ से आगे वीडियो को छोड़ भी सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरा देखें, अपनी जरूरत के अनुसार जाइए, क्योंकि यूट्यूब तो अपने आप में एक भंडार है, पड़ा पता नहीं क्या क्या मामला। दूसरा मैंने ये नोट किया कि छोटी छोटी योजनाएं बनाएं, क्योंकि 100 दिन की लंबी योजना काम नहीं करेगी अगर आपके ऊपर दबाव नहीं है मानसिक रूप से परीक्षा का। तो कोई भी 100 दिन की लंबी योजना वो काम नहीं करेगी। तो छोटी छोटी योजना, जैसे 7 दिन में ये टारगेट किया कि 7 दिन में एक कोई काल, एक कोई पोर्शन, है ना। 7 दिन की पाठ्य सामग्री तय करें, 7 दिन का टॉपिक तय करें, और 7 दिन में उसको कैसे पढ़ना है, हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, ये भी थोड़ा सा देखें। जैसे कई बार ये रहता है कि मुझे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास समझना है अगले 10 दिन में, ठीक है, तो फिर उसके अलग उद्देश्य होंगे, अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। अगर हमें रहेगा कि मुझे 7 दिन के अंदर गद्य विधाओं में आधा नोट्स और रट के छोड़ देना, मतलब चाहे नाटक हो, चाहे एकांकी हो, चाहे उपन्यास हो, कहानी, तो फिर अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप जो पाठ्य सामग्री और जो पाठ्य बिंदु तय कर रहे हैं उसके हिसाब से 7 दिन की अपने उद्देश्य भी निर्धारित करेंगे, मुझे क्या करना है 7 दिन में। ये पहले कागज पर लिख ले, इतना पोर्शन, ये पाठ्य सामग्री, इसमें ये काम करना है और इस विधि से काम करना है। लिखिए नहीं तो दिमाग में होना चाहिए, बिना योजना के नहीं चले। 7 दिन के बाद में जब वो टारगेट्स पूरा होता है, कोशिश करें उसे पूरा करने की 7 दिन में। तो फिर एक दिन में उस जो पीछे का पूरा 7 दिन किया उसको उसको कंप्लीट को रिवीजन करें और फिर अगले दिन नए 7 दिन की योजना बनाएं।
ऐसा भी किया जाता है कि 6 दिन तक आप पढ़ते रहें और 7वें दिन उसको रिवीजन करें, फिर अगले दिन 7वें दिन रिवीजन करने के वक्त ही शाम को अगले 7 दिन का प्रोग्राम और बना लिया जाए। तो छोटे छोटे बिंदु बनाए जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय याद करने पे थोड़ा सा बल कम दे। हालांकि अगर किसी के पास नोट्स तैयार है पूरे पाठ्यक्रम के, तो टारगेट बना ले कि मुझे रोजाना 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज याद करने ही करने, बाकी पूरा दिन याद करने पर नहीं बताएं। जब परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो, जब इस प्रकार का दबाव नहीं हो, तो 2-3 काम करने चाहिए जो मुझे लगता है, जिसमें पहला काम है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाइए रात दिन एक करके अपने खुद के। किन किन किताबों से बनाएंगे ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। दूसरा काम यह हो सकता है कि अगर आपने नोट्स बना रखे तो कुछ ऐसी मूल पुस्तकों को फिर से पढ़िए जिनसे हमने नोट्स बनाए थे। जैसे इतिहास की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये रीतिकाल तक चले, है ना। अब ये 3 इतिहास को फिर से पढ़िए एक बार, और जब पढ़िए तो याद मत करिए, पढ़िए तो समझिए और जांचिए कि क्या इसमें पूरा का पूरा उपयुक्त मैटर वो हमारे नोट्स में आ चुका है। अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाइए खाली समय में, अगर नोट्स बन चुके हैं तो उनको खाली समय में समृद्ध कीजिए, उसको अपडेट कीजिए। और अगर आप मूल पुस्तकें फिर से पढ़ेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे, आप अपने ही नोट्स को फिर से पहचानेंगे, आप अपने ही नोट्स के फिर से और ज्यादा निकट हो जाएंगे, आप अपने ही नोट्स में और ज्यादा सामग्री ऐड कर पाओगे, और आप अपने ही नोट्स में लिखी हुई बातों को और ज्यादा गहरे से समझ पाओगे। ये 2-3 परिणाम इसके आएंगे। आप जब मूल पुस्तकों को दोबारा पढ़ रहे होते हैं तो कुछ कंसेप्ट ऐसे तैयार हो जाते हैं जिसमें हमारे अंदर के भीतर के ज्ञान चक्षु खुलते हैं फिर से, और कुछ और बातें कुछ और तरह से समझ में आती है, जिसमें परीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रश्नों के सही होने में वृद्धि होती है। तो मूल पुस्तकों को पढ़ें, बने हुए नोट्स को अपडेट करें, नोट्स नहीं बने हैं तो बनाएं, और याद करने की अपेक्षा सामग्री के एकीकरण पे बल दें। सामग्री का एकीकरण का मतलब यह है कि आप अभी तक हो सकता है कई ऐसे पोर्शन होंगे जो 3-3, 4-4 जगह पढ़े, जैसे काव्य शास्त्र का पोर्शन है, भारतीय काव्य शास्त्र 3 जगह पढ़ा है ना। पहले जब पिछली बार हमने पढ़ा था तो एक किताब में से पढ़ा था, एक नोट्स में से पढ़ा था, और एक पता नहीं और कहीं रजिस्टर में पढ़ा है। एक कर ले सारे को। इस समय यह समय एकीकरण का है, एक कर ले, चाहे वो ढेरी बड़ी हो जाए, एक की हुई ढेरी बड़ी हो जाएगी तो भी काम कर जाएगी, क्योंकि एक ढेरी के पास ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर वही माल 3 जगह पड़ा है तो ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो आप उस माल को एक जगह करने का प्रयास करें, ये भी एक काम किया जा सकता है। मैं जो बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में जो बातें मैं बोल रहा हूं। एक बात और विशेष है कि विषय के अंदर जो भी आपको कमजोर कड़ी लगती है, जैसे कई बार विद्यार्थी कहते हैं मेरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र कमजोर है, या मेरा भारतीय काव्य शास्त्र कमजोर है ना, या उसको लगता है कि मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल थोड़ा सा कमजोर है। कोई भी पोर्शन उसको और अच्छे से तैयार किया जा सकता है, और किसी भी पोर्शन को तैयार करने का एक ही फार्मूला होता है, 2 या 3 किताबें पढ़ी जाए, उनके नोट्स बनाए जाए और उनको याद किया जाए, बस यही फार्मूला होता है। तो जो कमजोर कड़ी है अब उस पर काम किया जाए। पहले तो ये था कि उसमें अपने जल्दबाजी में कर रहे थे, जब अक्टूबर में पेपर था तो हम जल्दबाजी में काम कर रहे थे, हमें लग रहा था कभी फटाफट कैसे करके उसको टच कर लें एक बार, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन नहीं हो तो भी उसको एक बार टच कर ले। अब उसमें ऐसा नहीं है, अब हमारे पास समय है तो उसको और ज्यादा हमें, नहीं तो विद्यार्थी का मोह होता है, अच्छा कई बार कमजोर कड़ी के रूप में पूरा पेपर ही होता है, किसी का जीके पूरा पेपर ही कमजोर हो, तो अब मौका है काम करने का, विशेष बात। तो कोई भी कमजोर कड़ी हो उस पर हमें अब थोड़ा सा काम करना चाहिए। साथ ही में मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, ये तो सब पे लागू हो सकती है, अब तक जो बातें हमने की वो सब पर लागू हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हो। थोड़ी सी बात मैं अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए करूं तो ये बातें तो हमने की है, वो तो कॉमन है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए खास मौका और है, और वो साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने का है। साहित्यिक रचनाओं को 2 बार 3 बार, जितनी बार उनको पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा प्रशंसीय होंगे, ये उनका फार्मूला है। जितनी ज्यादा बार पढ़ी जाएगी उतने प्रशंसीय होंगे।
एक बात यह भी है कि कई बार वहां रचनाएं दो प्रकार की हैं, गद्य और पद्य। तो पद्य में समस्या आती है अनुवाद आदि की, अब नहीं आती मेरे हिसाब से। यूट्यूब पर इतना मैटर भरा पड़ा हुआ है कि आप कहीं से भी अनुवाद उठा सकते हैं। जैसे बिहारी शास्त्री का अनुवाद मैंने डाल रखा है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप अच्छा देखें किसी को भी, और एक अंदाजा करें मोटा मोटा। मुझे एक विद्यार्थी ने यह भी कहा कि मैंने कुछ वीडियो डाले थे यूट्यूब पर साकेत के और बिहारी के, तो मैंने कहा आप घनानंद कवित पढ़िए, वो तो आपने पढ़ाया नहीं अभी तक। तो फिर मैंने नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं करोगे। आप कोई भी टॉपिक है उसको आप बार बार पढ़िए, आप खुद तैयार कीजिए, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे शब्दावली है उसके कोई अर्थ देख लीजिए, कई बार ऐसी किताबें और मतलब ऐसे, और पीडीएफ तो बहुत सारे एप्लीकेशन पे पड़ी रहती है, फ्री में वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन रचनाओं को आप 2 बार पढ़िए, और जो अनुवाद है उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं। ये 2-4 बातें हो सकती है। और मुझे लगता है कि रचनाओं को लेकर जो एक भ्रांति रहती है हमारे मन में, कि कई बार एक प्रश्न बहुत गहरा प्रश्न आ जाता है, तो हमारे मन में हो जाता है कि बस ये मतलब इसी प्रकार के सब प्रश्न आएंगे। रचनाओं में अधिकांश प्रश्न बहुत सामान्य होते हैं, अधिकांश। अगर 30 प्रश्न आते हैं चौथी यूनिट में, तो 30 में से मुझे लगता है कि 25 प्रश्न तो बहुत सीधे होते हैं। अगर आप पहुंच गए हैं वहां तक, उन तक, तो प्रश्न से हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये खास खास बातें थी। अगर समय मिला तो हम कभी लाइव बात करेंगे जहां से आपके सवाल लिए जा सकते हैं तैयारी के संबंध में। तो सवालों का कोई अंत नहीं है तैयारी के संबंध में, और पाठ्य पुस्तकों के संबंध में, पाठ्य सामग्री के संबंध में। कुछ मनोवैज्ञानिक पेज विद्यार्थी के मन में रहते हैं, उनको लेकर कुछ सवाल रखे जा सकते हैं। एक ऐसा हम लाइव करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा फ्री समय है। तो मुझे लगता है जो बातें हैं अभी आपके जो सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, उनको लेकर कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।